और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं। बता भाई मेरा भाई बता मेरा बता। नहीं आज नहीं थोड़ी देर में सारी उम्र में जो कर। अगर 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में योगी फिर से जीत गए तो मैं पत्रकारिता छोड़कर दिल्ली की बल्ली महाराज है, गलत इन्होंने लिखा है, मैं चिकन पकौड़े की दुकान खोल लूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन ये ट्वीट हर रोज मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर मैं कुछ भी लिखूं, फूल पौधे की तस्वीर लगाऊं तो, कोई वीडियो डालूं तो ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये ट्वीट मेरा पीछा करता है। कोई बात नहीं। अब जैसे ये भाई साहब ने 31 जनवरी का वही ट्वीट मेरा मेंशन करते हुए किया है, इन्होंने 2 अप्रैल को किया, अभी मान लीजिए 4 दिन पहले। दुकान कब खोलेगा, कोई सूर्यकांत दास है, ऐसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये कोई देव है, इन्होंने भी वही लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं, पकौड़े की दुकान कहां लगा ये बताना, तू बेरोजगार हो गया, थोड़ा रोजगार दे पाऊंगा। अब उसके बाद कोई राष्ट्रभक्त, वो क्या हुआ तेरा वादा, इन्होंने भी लिखा है 6 अप्रैल, ये तो आज का ही ट्वीट, ताजा ट्वीट, इन्होंने भी यही लिखा है। कोई कमलेश बंसल है, दुकान कब खोल रहे हो लिख रहे हैं। कोई पकौड़े की दुकान बता दो नीतीश भारद्वाज है, इन्होंने भी 5 अप्रैल को लिखा है। मतलब ये जो अभी ट्वीट दिखा रहा हूं कल और आज के ट्वीट, उसके बाद एक नया आइटम आ जाए दिखा मुझे। ये नया आइटम ये है कि मैं ट्विटर पर घोषणा करता हूं कि अगर गुजरात में भाजपा सरकार फिर से आ गई तो वापस अपने गृह जिले बिहार के बेगूसराय चला जाऊंगा और झींगा मछली देता। यही तो कयामत है। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स के कुछ मज़ेदार किस्से। ऐसे सोशल मीडिया के कुछ मीम्स दिखाएंगे जो वायरल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ के मंत्री ऐसी हरकतें ही करते हैं। देखिए इस मीम में कैसे बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को भी लापरवाही का नतीजा देखना पड़ गया। बहुत दुखियारी लड़की है बेटा, अब तो लगता है मानो मुंह में जबान ही नहीं। Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कुछ साल पहले तुमसे प्यार था, अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, अच्छा बोल तुम्हारी समस्या क्या है बोल, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। तो ये तुम्हारा समस्या है। हाँ, और मैं सोच रहा था कि तेरा क्या होगा कालिया। जेनजी एक ऐसा शब्द है जो आज बहुत ट्रेंडिंग है। दरअसल जेनजी का मतलब वो होता है जिन लोग मिड 1990s से 2010 के बीच में जन्म लेते हैं, उन लोग को जेनजी बोला जाता है, यानी कि आज के युवा। उनकी बहुत बातें हो रही हैं कि उन लोगों को कौन पसंद है, वो लोग किसके साइड हैं। और सैम पित्रोदा जी जो कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये सब राहुल गांधी का सपोर्ट करें। अब ये तो जेनजी ही डिसाइड करेगा। All I would do भैया at this stage is I would request youth of India to add their voice to the lone voice of Rahul Gandhi. did you see Modi? राहुल गांधी को बोलने का समझ और तमीज है नहीं, वो मोदी का जगह कहाँ से लेंगे, वो बोलने से पहले सोचते हैं। मोदी जी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। रोकने वाला राहुल गांधी है, रोकने वाला मोदी जी से मिलेगा। ट्रेन गाड़ी ज्यादा धूप में जा रहे हैं हम लोग, पैदल अजीत भारती का एक छोटा सा रोस्ट वीडियो दिखाते हैं आपको, जहां उन्होंने यादव परिवार की बातें करी हैं। बिहार पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी है, तेजस्वी यादव की बात करी है, लालू यादव की बात करी है, उनके पूरे परिवार की बात करी। पारिवारिक अंतरकलह से जूझते राजद के दिन अच्छे नहीं जा रहे, अतः मन बहलाने के लिए और भीड़ जुटाने के लिए भी बाईजी यानी नचनिया का प्रोग्राम रखा जा रहा है। नाचते तो तेजस्वी भी अच्छा है, पर 6 पैक एब्स का फैट के लेयर से छुप जाने के कारण पता नहीं चलता कहाँ कौन सा अंग शुरू हो रहा है, कौन कहाँ खत्म। यूं तो घास खाने पर व्यक्ति फिट ही रहता है, पर चारा डिपार्टमेंट तो लालू जी का। हाँ, जहां नाच हुआ उस गरीब की जमीन लैंड फॉर जॉब घोटाले की बलि तेजस्वी ने चढ़ा दी हो तो वो बात अलग है। एक जगह तेजस्वी कलम बांटते दिखे, ये तो वही बात हुई कि गंजा आदमी बाल उगाने का तेल बेच रहा हो।
तेजस्वी का विकर्षण केवल कलम से नहीं शिक्षा से भी रहा है। पर कॉन्फिडेंस देखिए कि नवी फेल होकर भी रोजगार देने की बात कर रहा है, जबकि स्वयं यदि लालू पुत्र ना होता तो जामनगर की रिफाइनरी में माथे पर ईंट ढो रहा होता। धोने से याद आया कि एक छोटे हाथी को एक छोटे घोड़े पर बैठते देखा गया। थोड़ा क्लियर क्या देखा, तेजस्वी जी पोनी पे बैठे हुए। हाइट कम होने से दूर का नहीं दिख रहा, क्योंकि पुराने राजद कार्यकर्ता सर्वे और माई बहन योजना के फॉर्म का काम पीके गैंग को देने के कारण पीड़ा में। पीड़ित तो ऐसे लालू पुत्री रोहिणी जी भी हैं, जिन्होंने भविष्य में अपनी गति तेज प्रताप सदृश होती भांपकर तेजस्वी के करीबी संजय यादव की औकात बताने वाली पोस्ट शेयर की है। अब क्या है कि संजय यादव ही जब सब चला रहे हैं तो तेजस्वी की सीट पर क्या, कंधे पर भी बैठे दिख सकते हैं। इसी बस पर तेजस्वी जी एसी में भोजन पा रहे थे और कार्यकर्ता नीचे दौड़ते दिखे। बिहार वस्तुतः वही बस है जिसमें तेजस्वी सबसे आगे बैठना चाहता है और जनता रिव्यू मिरर में कहीं छूट जाती है। राहुल गांधी जी के ऊपर टिप्पणी सुनते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। योगी जी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बिठाया जाए? नहीं जी नहीं, राहुल का अरे भाई साहब वो सीएम बन गए, उन्होंने कितनी इतनी कट्टरपंथी कर रखी है, तो ये प्रधान यूपी में, और अगर ये प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं क्या हो जाए। बिहार के असली मुद्दे क्या हैं? जनता से एक भाई ने पूछ दिया, फिर प्रदीप भंडारी जी ने उन भाई को पाठ पढ़ाया कि मुद्दे किसको बोलते हैं और किसको मुद्दे नहीं बोलते हैं। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि बिहार में अब शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं? नहीं। जो अब यहाँ पे कभी घुसपैठिया, कभी मोदी जी की माँ को गाली देना, ये सब मुद्दे लाए जा रहे हैं बिहार के चुनाव में। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तुम्हें अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी माँ को गाली दी जाए? अरे अच्छा प्रभु प्रभु प्रभु, किसी को भी कभी अच्छा नहीं लगेगा किसी की भी माँ को गाली दी जाए। बात चुनाव के उससे नहीं जुड़ी हुई रहती है। कौन लग रहा है बढ़िया, कौन हो सकते हैं बिहार के? बिहार में वो अरे तेजस्वी जी, अरे जबरदस्त, वो गरीबों का मसीहा है। आरोप लगते हैं पिता चारा ले गए। आरोप तो कुछ भी लगा दो, किसी को भी लगा दो, इससे क्या होता है? काम कौन कर रहा है वो देखो, वर्तमान में जो काम कर रहा है। दुनिया में पहले बाप दादा ने पता नहीं क्या किया, तो सब क्या वही कर रहे हैं? क्या काम किए हैं? काम क्या, अब काम करने वाला है वो पब्लिक के बीच में जा रहा है। तो राहुल भी घूम रहे हैं पब्लिक के तो बीच। वही कह रहा हूँ, राहुल भी प्रधानमंत्री के काबिल है। राहुल बिल्कुल, राहुल प्रधानमंत्री बनेगा। रुको जरा, सबर करो। ये बताइए क्या चिराग पासवान युवा नहीं है? वो पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ये बताइए, शायद तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो, और लोकसभा में 5 सीटें भी आई थी उसकी। तेजस्वी यादव की कितनी आई थी? 0 आई थी ना। ये चाहते हैं केवल परिवारवाद कि गांधी ने देश को चलाया तो गांधी देश को चलाएगा, यार तो यादव ने चलाया तो यादव ही चलाएगा। कब ये नहीं होने वाला है। राजा का बेटा राजा ही नहीं होगा, ठीक है ना। पप्पू आज जो जनता को नहीं समझा पा रहे, पप्पू आज जिनसे आप बात कर रहे हैं। रूपिका लियाकत और कंचना यादव जी के बीच की एक भिड़ंत देखिए। नेपोटिज्म की बातें हो रही थी, लेकिन नेपोटिज्म की बात कंचना यादव जी सिर्फ एक तरफ से कर रही थी। एकदम लंबा चौड़ा भाषण दिया उन्होंने, उसके बाद अंत में रूपिका लियाकत जी ने उनको आईना दिखाया। कंचना जी से मना कर दी थी, बात करने से मना कर दी थी, इसलिए हुआ। यहाँ की सरकारों को दुनिया के हर कंचना जी फिर बता दूं मैं आपको, जब किसान आंदोलन हो तो कंचना जी लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। आप तो लॉजिक लेकर आने वाली प्रवक्ता है ना। आप नेपाल में नेपो किड्स को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संग्राम मचा था। नेपाल में इस बात को लेकर संग्राम मचा था कि हम यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं, हम यहाँ पर गरीबी से 2-4 हो रहे हैं और इन नेताओं के बच्चे अय्याशों की तरह जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। नेपाल में ये हुआ था। नेपोटिज्म मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एनडीए सरकार में बिहार में 50% लोग जो है परिवारवाद से आकर मंत्री बने हुए हैं। आप तो क्या तीर मारी है बीजेपी पे। 50% बिहार में मंत्री जो है बिहार सरकार में, एनडीए सरकार में, क्यों उसी
सीएम जी आप जवाब देंगे? और मैं कहूँ कहिए तो मैं नाम गिना दूं, 50% मंत्री जो है वो परिवारवाद से आते हैं। आज अनुराग ठाकुर जी अपने बच्चे को विदेश में भेजेंगे और यहाँ कहेंगे अंतरिक्ष यात्री पहला कौन? हनुमान जी रहे। साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है आप उसको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? आज बीजेपी के हर एक नेता का, कोई एमपी बताइए क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन जाता है, कोई बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक पहुँच जाता है। अब इसमें आपको तेजस्वी यादव का नाम भी जोड़ना होगा, ठीक है? देखिए मैं तेजस्वी यादव बोल रही हूँ, आपका दिल टूट जाता है, मैं तेजस्वी बाबू नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा अभी तक अधूरा है। हर बार टलता रहता है, लेकिन दावा उतना ही करते हैं। कभी 2024 से लेकर 2025 से लेकर अब 2026 की बात हो रही, बस टलता जा रहा है और उन पे मीम्स बनते जा रहे हैं। जो महिला कहेगी मुझे 1000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। सरकार बनने के बाद उन सब महिलाओं को 1000 रुपए दिया जाएगा। जैसा भी भगवंत मान ने कहा, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। डायलॉग याद है? राटेदार। वेरी गुड। जैसे मैं एक्शन बोलूंगा आप डायलॉग बोलेंगे, ठीक है? तो 1000 कब देंगे महिलाओं को? 1000 कब देंगे? रेडी 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 रेडी, हाँ रेडी, हाँ साउंड, कैमरा, एक्शन। अगले बजट में हम उसके लिए जो है अगले बजट ये आ रहा है, बजट 2 महीने में ये आ रहा है, बजट 2 महीने में। रेडी रेडी रेडी। कि ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ। कट्टी कर रहा याद आ रहा है। एक मिनट रुको यार। लेडीज का कब जिक्र हो जाएगा? अगले बजट चाहिए, अगले बजट चाहिए। 3.5 साल से पंजाब की महिलाएं इंतजार कर रही हैं, उन्हें कब मौका मिलेगा? बात ये गारंटी रहती है ये भी आने वाली मतलब कुछ महीनों में पूरी कर देंगे। डेडलाइन है आपके दिमाग में कोई? पकड़ो, आ रहे वरना चला जाएगा। बजट से पहले 26 की बजट से पहले 26 की। देखिए इंडिया गठबंधन के बीच कितनी एकता है, उसका एक उदाहरण दिखाते हैं आपको। सपा के अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के अजय राय जी एक दूसरे के बारे में उनके मुंह से कितने फूल झड़ रहे हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। हम लोग उनका पैर छूकर आदर करते थे पहले भी और आज भी। ये अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर पाए, अपने बाप को भी सार्वजनिक मंच से अपमानित किया है। तो जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाया, अपने बाप का सम्मान नहीं कर पाया, वो हम जैसे छोटे कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के छोटे कार्यकर्ता, उनका वो सम्मान क्या करेंगे? आइए अब राहुल गांधी के कुछ मजेदार किस्से सुनते हैं। कैसे एके टीके वाले ये भाई ने डेड इकोनॉमी के पूरे कच्चे चिट्ठे खोल के रखे हैं, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी जी बहुत दावा कर रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। मेरा दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला, देव मानुस निकला। दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने ट्रंप की बात में ऐड करते हुए ये कहा, Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. ऊपर से राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि वो एक पॉलिटिशियन हैं और वो जो कुछ बोलते हैं वो अंडर ओथ होता है। What I say to the people is my word, right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. भाई साहब, जब भी राहुल गांधी अपना मुंह खोलते हैं अगले ही पल कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था। अभी तक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट दिखाई जाती थी कि इंडियन ग्रोथ रेट अराउंड द ग्लोब फास्टेस्ट है, जबकि पूरे विश्व में स्लो डाउन आया हुआ है। पर अब राहुल गांधी की छाती पे मूंग दलने एक और रिपोर्ट आ गई है, गजब की रिपोर्ट है। तो भाई साहब, अभी हुरून इंडिया ने एक रिपोर्ट दी है और उसमें बताया गया है कि इंडिया में जितने डॉलर्ड मिलियनियर 2021 में थे उसके 2 गुने हो चुके हैं 2025 में। रिपोर्ट कहती है कि हर आधे घंटे में, भाई साहब हर 30 मिनट में इंडिया में एक डॉलर्ड मिलियनियर बढ़ जाता है। हाँ भाई साहब, डेड इकोनॉमी कह रहा था कोई हैं? डॉलर्ड मिलियनियर का मतलब वो लोग जिनके पास $1 मिलियन या 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रुपए हैं।
2021 में 4,58,000 4,58,000 ऐसे हाउस होल्ड थे जो डॉलर्ड मिलियनर की श्रेणी में आते थे। 2025 में ये बढ़ के 8,71,000 8,71,000 हाउस होल्ड हो चुके हैं। और ये रिपोर्ट ना हुरून इंडिया ने मर्सिडीज बेंज के साथ मिलकर बनाई है। हुरून इंडिया का चीफ अनस रहमान वो बोला कि अगर इतनी तेजी से नंबर ऑफ मिलियनर्स बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी में जो वेल्थ क्रिएशन हो रही है वो रियल है और वो रेजिलिएंट भी है। डेड इकोनॉमी भाई साहब, डेड इकोनॉमी। और भाई साहब इसी रिपोर्ट का आगे ये भी कहना है कि अगर भारत की इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ती रही तो मां कसम अगले 10 सालों में इंडिया में 2 मिलियन यानी 20 लाख डॉलर मिलियनर हाउस होल्ड हो जाएंगे। और भाई साहब यही नहीं, ये रिपोर्ट फिर आगे ये भी कहती है कि भारत की इकोनॉमी जैसे चल रही है ना, उस हिसाब से वो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई वेल्थ हब बन रही है। डेड इकोनॉमी भाई साहब। 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ये वाला राहुल गांधी जी का बयान देखिए, जहाँ पे बता रहे हैं कि वो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में 15 साल जेल में बिताए, जबकि असलियत क्या है कि करीब 6 वर्ष 2 महीने और 16 दिन जेल में बिताए। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो यही हाल है पब्लिक रैलीज में, जो नेता लोग बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, अपने मन से बनाए हुए फैक्ट्स बताते हैं लोगों को, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ फैक्ट चेक होती है। आप सोचिए, अदानी जी के बारे में सोचिए। वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते। राजकुमार, ये सब तो आप भी नहीं करते। अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं, उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है। तो ये तुम्हारा समस्या है। आज पब्लिक में लोग पॉलिटिक्स के मुद्दे पे बहुत डिबेट करते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन बड़े ही उछल कूद करके अपना ज्ञान बांटते हैं। तो ऐसे ही लोगों में से एक है ये काका, जिन्हें ये लग रहा है कि जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी, वो कांग्रेस के। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और ये उसी की मिसाल है। उपराष्ट्रपति बन गया, वो आएंगे। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति चेंज हो गया ना, क्या नाम है? कांग्रेस का बन गया। अंकल, आपके जख्मों पे नमक पूरा करने के लिए बता दूं, बीजेपी का बना है सीपी राधाकृष्णन नाम है। कांग्रेस है ना, कांग्रेस ख्वाबों में दिखेगी, जैसे किसी की फोटो नहीं दिखती ना, वैसे कांग्रेस दिखेगी। सीपी राधाकृष्णन का नाम। एक बात बताइए, ये लोग इसमें फोन पे क्यों कहते हैं कांग्रेस का वो जीत गया? हाल ही में एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, जिसके खिलाफ कई लोग भारत में आवाज़ भी उठा रहे थे। कई लोगों ने इसे बॉयकॉट करने की मांग करी, लेकिन ये मैच हुआ। उस मैच के बाद जो दृश्य देखने को मिला, उस वजह से पाकिस्तान की फजीहत फिर से होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स से भारत के कप्तान और भारत के प्लेयर्स ने हाथ मिलाने से रिफ्यूज़ कर दिया, और ऊपर से इस विक्ट्री को डेडिकेट किया पहलगाम के विक्टिम्स को। तो एक प्रकार से अपने तरीके से उन्होंने एक साइलेंट बॉयकॉट किया पाकिस्तान का, जिससे सारी दुनिया को एक मैसेज किया। और वहीं पाकिस्तान के मीडिया में खलबली मची हुई है, उन लोग जल भुन के राख हो गए हैं, सब के सब बौखला गए। पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी कबूल किया कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि भारत का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बौखलाहट इस बात पर है कि एक तो भारत ने बुरी तरह पीटा, और उसके बाद उसके कप्तान और खिलाड़ियों ने हाथ तक नहीं मिलाया। पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासिंदे कह रहे थे कि मतलब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। अच्छा लगा, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। For the national anthem of Pakistan, followed by India. गजब बेइज्जती है, सोच के खेले। और यहाँ इस
के साथ ये मुकाबला जीत लिया है भारत ने। टीम इंडिया का जज्बा तो देखो क्या कह ढा रहा है। अरे तूफानों में भी ये यहाँ दिए जला रहा है। 7 विकेटों से ये मुकाबला भारत ने जीत लिया। पाकिस्तान को यहाँ शिकस्त दे दी है टीम इंडिया ने। 47 रन बना के नाबाद रहे भारतीय कप्तान और 7 विकेटों से यह मुकाबला जीता। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो नीचे वेट कर रहे थे ना हाथ हैंडशेक वगैरह करने के लिए, पता नहीं इंडियन स्टाफ में से किसी ने गेट बंद कर दिया। गेट बंद कर दिया किसी ने, तो बहुत बेइज्जती हो गई है। मतलब नीचे वेट कर रहे थे किसी गेट दुनिया की हिस्ट्री में मेरी नजर में इससे ज्यादा वर्स्ट और घटिया सिचुएशन मैंने आज दिन तक नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला है। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. शोएब अख्तर ने बहुत बड़ी बात करी, ज्ञान दिया। ऐसे में AKTK जो YouTube चैनल है उनके ये एंकर हैं, देखिए इन्होंने कैसे उनकी पूरी सच्चाई सबके सामने ला दी है, उनको एक्सपोज करके रख दिया। आइए देखते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को पेलने के बाद पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया और इस पे शोएब अख्तर तिलमिला उठे। Speechless and obviously it is heartening. Don't know what to say. हाँ, अभी 4 दिन पहले शोएब अख्तर आसिम मुनीर की पप्पी ले रहे थे। अरे नहीं भाई साहब, क्वाइट लिटरली पप्पी ले रहे थे। वो कौन सा जेस्चर था भाई? और तू क्या कह रहा है? डोंट मेक इट पॉलिटिकल, डोंट टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच प्रैक्टिकल ना करेगा। ये तुम कह रहे हो? तुम? अबे उल्लू के पिल्लू, गजवाए हिंद की बातें किसने की? गजवाए हिंद के बारे में लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा। कुफ्र टूटने की बात किसने की थी? वो भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, तेरी टीम ने। लेकिन कुफ्र तो टूट गया। ये लगा कर हिंदुओं के सामने रिजवान ने नमाज पढ़ी, ये किसने बोला? उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। वकार यूनिस ये सब तेरे सामने बोल रहा था शोएब अख्तर, और तू हाँ विक्की भाई, ओहो विक्की भाई, यही करता रहा। ये पॉलिटिकल नहीं था। तुम्हारे 7 प्लेयर्स ने एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जिनमें से 2 करंट प्लेयर्स थे। क्या वो पॉलिटिकल नहीं था शोएब अख्तर? तुम्हारे प्लेयर्स बीच मैच में दूसरी टीम के प्लेयर्स को कन्वर्ट कराने की बातें करते हैं, और अगर वो कन्वर्ट होने से मना कर दें तो तुम बोलते हो तू दोज़ख की आग में जलेगा। क्या ये जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट में होता है शोएब अख्तर? Also for the victory, and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. अब चल एक चीज और दिखाता हूँ, और ये देखता रहियो, कुछ भूलने नहीं दूंगा मैं तुझे। What a game! That wasn't very nice, but ये स्पोर्ट्समैन जेस्चर था मैच खत्म होने के बाद, किसने किया था? बताना शोएब अख्तर। देखो बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने तुम्हें एक सलाह दी थी, उसे ना मान लो। Beggars can't be choosers. और फिर पाकिस्तानी मीडिया बोली, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक, सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। हाँ, वेरी बैड फॉर द गेम, ये तो ठीक है, पर अभी मैच से पहले तुम्हारी मीडिया में क्या बोला जा रहा था? और ये वो टीम है जो कभी भी किसी वक्त जो है वो अपना क्या कहते हैं सोमनाथ का मंदिर जो है ना वो उड़ा के रख देती। सोमनाथ मंदिर को तोड़ना गुड फॉर द गेम था, गुड फॉर द मीडिया भी था, है ना? बेटे हिंदुस्तान अब घर में घुस के मारता है और दुबई ले जाके भी। और रही बात हम BCCI को क्रिटिसाइज कर रहे थे या नहीं, तो हम BCCI और अपनी सरकार को पाकिस्तान से खेलने के लिए आगे भी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अगर हमारे लोगों के बारे में कुछ बोलेगा तो पेला जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया वाले जो खास करके आपको ये बड़ी पर्सनालिटीज़ जो दिखती हैं, ये शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी जैसे लोग, ये लोग 2 मुँहे होते हैं, एक तरफ कुछ और बात कहते हैं और एक तरफ कुछ और करते हैं। और आज सोशल मीडिया में न्यूज़ ऐसी फैलती है आग जैसे कि उनकी हर हरकत नहीं छुपती, तो उस हर हरकत का जायज़ा लेते हैं भारत में और पूरी दुनिया में लोग, और इस वजह से आज उनकी पूरी दुनिया में इज्जत क्या है आपको भी पता है। एक स्टेट का CM डिफरेंट हो, तो हमारे लिए हमारा लीडर तो सबसे बड़े लीडर तो राहुल गांधी जी हैं, और उनका एक हुक्म जो मुंह से निकला वो नहीं निकला कि और कुछ बात करें, उन्होंने यही कहा सेवा करते रहो। दिस इज नॉट द टाइम टू पार्टी। तुम्हारा आधा पंजाब डूबा हुआ है, तुम छोड़ो,
पार्टीज को उसकी जगह हमने 7 टीमें लगाई हुई हैं। तुम ब्लैंकेट्स लो, शीट्स लो, तुम छोड़ो पार्टीज को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया इम्फाल में। वहाँ पे उन्होंने बयान दिया। उसके बाद उस बयान पे एनालिस्ट लोग अपना ज्ञान दिए, जैसे कि अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष जी बता रहे हैं। इन्होंने भी प्रधानमंत्री को कुछ कुछ कहने की कोशिश करी कि असफल बताया उनको, उनके दौरे को असफल बताया। फिर अजय आलोक जी ने याद दिलाया उन्हें उनके एडिटर वाले दिन जब वो न्यूज़ सुनाया करते थे, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान जो घटनाएं घटी थी वो याद दिलाई। मणिपुर को जब इस बात की उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े होंगे, उनके दुख में शामिल होंगे। देखिए, यात्राएं सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि वहां पे जाके आप वहां क्या करते हैं, इसलिए भी कि आपको प्रधानमंत्री के तौर पर आपको देश को भरोसा देना होता। अगर कोई राज्य, कुछ समुदाय के लोग अगर क्राइसिस में है, तकलीफ में, पीड़ा में है, तो उनको ये भरोसा देना होता है उनके बीच में जाके कि हम आपके साथ खड़े हुए और समस्या का समाधान करने की कोशिश। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उनके जो कार्यकाल का सबसे ज्यादा असफल, सबसे बड़ी असफलता। देखिए, आशुतोष से मैं उम्मीद करता था कि कम से कम अपनी कुछ विलक्षण बुद्धि का प्रमाण देंगे, लेकिन समस्या वही है, यज्ञ में जलने वाला लकड़ी चाहे वो पेड़ से काटिए चाहे वो रास्ते से उठाइए, वो लकड़ी वैसी ही होती है। इनका भी वही हाल है, यज्ञ विघ्नकर्ता के रूप में आगे। भाई साहब जरा ये बताएंगे, माननीय पत्रकार महोदय, एडिटर होते थे आप एक प्रतिष्ठित चैनल के, 2004 से 14, 12 से 13 मणिपुर कितने दिन बंद रहा लगातार? कितने दिन बंद रहा? 827 दिन। मैक्सिमम ब्लॉकेट ऑफ मणिपुर कितने दिन का हुआ? 187 दिन। कितने बार प्रधानमंत्री गए थे मनमोहन सिंह? कितनी बार सोनिया गांधी गई थी? वहां पे तो बकायदा कैथोलिक को फैलाव करवाया जा रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज को छूट दी जा रही थी। आपने उसको क्यों नहीं सवाल उठाया? आज आपको बड़ी प्रधानमंत्री मोदी की चिंता हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एजेंट मत बनो। तब से समाज में एक माहौल ऐसा तो नफरत का तो पैदा हुआ है। कम से कम सड़वी बातें तो नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, पावर के पीछे बहुत आजकल आत्माएं भटकती हैं और पावर की तलाश में आत्माएं बदल भी जाती है। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट ले रहे थे, समाजवादी पार्टी की बढ़ाई कर रहे थे अनुराग भदौरिया। ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के प्रवक्ता हैं तो उन्हीं की करेंगे, लेकिन सामने बैठे थे बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी। फिर उन्होंने बता दिया कि वो कितने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी में कितनी ज्यादा इंसानियत है। अब दिक्कत है कि सुधांशु जी अच्छी बात बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय कल्याण सिंह जी गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था। यही समाजवादी पार्टी थी जो हमने इंसानियत के नाते, क्योंकि एक नेता के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग है ना, समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति को अपना मान के चलते हैं। भाषा की सड़ान 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा बोलने वाले इमरान मसूद भदौरिया जी की पार्टी के थे। वहां से मोदी जी का नाम लेकर कब्र खुदेगी, कुत्ते की मौत से लेके मां की गाली तक के शब्दों में सीधे नाम लेके गाली बकने के बाद भी इनको सड़ान नहीं, उसमें से खुशबू नजर आती है। कल्याण सिंह जी ने पार्टी जरूर छोड़ी थी, मगर जब वापस आए थे पार्टी में, उन्होंने जवाब दिया था सूरदास के उस पद के साथ कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई उसके बाद अखिलेश यादव नहीं गए उनके घर पे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और आपकी पार्टी में भी रहे थे। कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए, मगर मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम कुर्सी के लिए। प्रियंका भारती जी आजकल डिबेट्स में आपको बहुत दिखती होंगी और इनके उल्टे सीधे बयान भी आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन फ्लो में आके कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल देती हैं कि सामने वाले स्पोक्स पर्सन, एंकर्स और मौजूद सभी पैनलिस्ट इनकी हालत ख़राब करते हैं, उनकी असलियत सबके सामने लाते हैं और उन्हें मुंह बंद करके फिर बैठना पड़ता है और सब लोग मिलके उन्हें फिर ज्ञान देते हैं। ऐसी बातें बोल जाती हैं कि सब लोग मिलके या तो उनकी खिल्ली उड़ाते हैं या तो फिर उनको पाठ पढ़ाते हैं। और मैं गुजराती जो इनके प्रदेश में टीवी को आई है, बोलूंगी उनको मैं घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना दोगे। अपने खखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी और हमारे पेट मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, टेस्टी भी होता है, हमारा मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक। अभी बोला गया कि गुजराती को वहां बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड बन सकता है अगर वो बिहार में, कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड। ये देश एक पूर्णता देश है। इस देश के अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई पासपोर्ट लेके किसी प्रदेश में जाना नहीं पड़ता। बिहार में अगर दिल्ली वाला रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और इंडिया अलायंस में है, अच्छा इसके अलावा तेरा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने जिनको बिहार बुलाया गया तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला? आपने क्या करा? क्रिएटेड का जो टाइम जोन है वो 6+ का है, व्हिच मींस इट वाज क्रिएटेड इन बांग्लादेश। अरे ये सब टेक्निकलिटीज है, फालतू बात ना करते हैं, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये है कि आप कहती हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धांधली होती है, चोरी होती है। ना, अब विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी लगा रहा है। संजीव बालियान का आपको सुना रही हूँ, सुनिए। हम ब्रजेंद्र सिंह हैं जो सांसद रहे साथ से, और राजाराम हमारे उत्तर प्रदेश से, 2 की तो वोट जब गए वोट पहले ही पड़ चुकी थी। अब अंदर स्टाफ मेरा तो था नहीं, अंदर स्टाफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था। अरे भैया चुनाव में अंतर है कि नहीं? क्या कर रहे हैं आप? चुनाव में हरियाणा और देश की संवैधानिक संस्था, सुनिए तो मैं बोलूं, ठीक है।
इस वीडियो में देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों आपस में भिड़ गए राहुल गांधी जी को लेकर। पाकिस्तान के अंदर शब्द बोले जाते हैं वो इनकी कांग्रेस की तारीफ में बोले जा रहे हैं, इनके नेता की तारीफ में बोले जा रहे हैं। उधर शाहिद अफरीदी इनकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ ये उसी भाषा में बोलते हैं जब पाकिस्तान को हमारी सेना हरा रही थी, जब सवाल ये पूछना चाहिए जब सेना जीत रही थी तो सरेंडर क्यों कर दिया, तो हमने सीजफायर क्यों कर दिया, तो उस वक्त पे राहुल गांधी जी क्या पूछ रहे थे, कितने प्लेन गिरे हमारे। तो इसका मतलब आपकी भाषा वो है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। राहुल गांधी जी जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई हुई थी तब राहुल गांधी जी कहीं नहीं थे, तब मलेशिया घूम रहे थे राहुल गांधी जी। और अब जब बाढ़ के बाद जब वहां के लोग अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं तो राहुल गांधी जी ने वहां जाके क्या किया, जो उनके सिक्योरिटी डिटेल में लिखा हुआ था कि वहां पर वो नहीं जाएं, वहां पर उनको खतरा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस अधिकारियों से बहस करते हैं वहां पे। राहुल गांधी जी ने अपनी एक दिन की तनख्वाह भी दी है क्या पंजाब के फ्लड रिलीफ के लिए? ऐसा है कि पंजाब में क्या हो रहा है ना, इतनी रिस्पांसिबिलिटी दिख रही है और राहुल गांधी जी को रोकना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को लोगों से मिलना नहीं देना चाहते, अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर बॉर्डर गांव में जाना चाह रहे थे, इनसे क्या करना है? कहां है अरुण केजरीवाल, कहां अरुण केजरीवाल? मुख्यमंत्री जो है मान वो जाके एडमिट हो जाता है, बोलता नहीं मेरी तबीयत खराब है। अंत में आपको विवेक श्रीवास्तव जी के कुछ मजेदार क्लिप्स दिखाते हैं, क्योंकि वो नहीं रहते हैं तो फिर डिबेट्स अधूरी रहती है। इस डिबेट में देखिए कैसे विवेक श्रीवास्तव जी को फिर रुबिका लियाकत जी ने अच्छे से रगड़ा है, अच्छे से पाठ पढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी करी थी और इनको हर कोई पाठ पढ़ाता है। यहाँ जाहिलियत चलती थी, सती प्रथा चलती थी, बाल विवाह चलता था, विडो मैरिज आप अलाउ नहीं करते थे, ये आपके सो कॉल्ड भारतीय संस्कृति और कल्चर का पार्ट थे। ये बताइए सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सती प्रथा चलती थी क्या? सती प्रथा इस देश में थी कि नहीं थी? सती माता के मंदिर है कि नहीं है? सिद्धारमैया जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ भी वर्ण व्यवस्था है ना, तो ये बताइए कि वहाँ साउथ इंडिया में सती प्रथा थी कि नहीं थी? वहाँ पे अलग प्रकार की कुरीतियां रीजन के हिसाब से नहीं है। वी हैव बीन अ डिवाइडेड सोसाइटी एंड थैंक्स टू द ब्रिटिश एजुकेशन तो यहाँ पे आया। ये ब्रिटिशर्स ही आए हैं जिन्होंने आप लोगों को काम पे लगाया पैसा दे के सर। द लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले, लिखने वाले, उन सभी लोगों ने अंग्रेजों के कहे पर काम किया, बढ़िया बढ़िया लेख लिखे। आपको पता है ना, आप लोग तो वैसे भी पहचाने जाते हैं मीठी मीठी बातें करके एकदम सॉफ्टली। आई एम वाचिंग एंड आई एम सीइंग अ बिग मैसेकर हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई फील थ्रेटन्ड। ये सारी बकवास कर करके आप लोगों ने एक बड़ा क्लब, एक बड़ी गैंगस्टर तैयार कर दिया। और अब देश जो है आपके इस बेतुके लॉजिक में नहीं फंसने वाला। इस वीडियो में तो मौलाना अंसार रजा ने भी इनकी बैंड बजा दी, खुद को वॉइस ऑफ डिसेंट बता रहे थे, तो फिर उनको अंसार रजा जी ने सुनाया। मतलब हर जगह से सुनते हैं ये, विरोधियों से भी अपनों से भी, कुल मिला के हर जगह से जो बेइज्जती झेलता है उनका नाम है विवेक श्रीवास्तव। वॉइस ऑफ डिसेंट को अगर आप दबाएंगे तो नेपाल हो जाएगा, तो डिसेंट की वॉइस को दबाइए मत। मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे सुनने क्या बोल दिया आपने? अरे सुन बोल, नेपाल कैसे हो जाएगा? नहीं नेपाल कैसे हो जाएगा? अरे वॉइस ऑफ डिसेंट पाकिस्तान में बैठे हैं आप बांग्लादेश में बैठे हैं, आपने कैसे कह दिया नेपाल हो जाएगा? ये बोलने नहीं, कैसे आपने कह दिया नेपाल हो जाएगा? चलिए बोलिए, कैसे कह दिया आपने नेपाल हो जाएगा? बोलने नहीं देंगे तो क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी मतलब ये बोल देंगे आपको, और क्या नेपाल हो जाएगा? जब डेमोक्रेसी खत्म करोगे तो डेमोक्रेसी खत्म होगी। अरे हमारा मुल्क बांग्लादेश होने वाला है ना, नेपाल होने वाला है, और पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इन्हें समझाइए आपके बगल में। देखो ऐसा है, किसी बुजुर्ग को समझाया जा सकता है, अकलमंद को समझाया जा सकता है। जिसके दिमाग में यही बैठा हो कि हमें तो क्रिटिसाइज करनी है, उसको क्या समझाएंगे? तो इनके दिमाग में क्या बैठा है? वो तो बता दिया उन्होंने नेपाल होने वाला है। वो बता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। मुझे तो बोलने दीजिए भाई, फिर कहेंगे नेपाल क्यों हो रहा है? बोलने दीजिए, बोलिए ना कि नेपाल की क्या बात है? अगर आपको नेपाल से इतना प्यार है तो नेपाल से प्यार नहीं है। तो ये था एक और वीडियो जहाँ पे आपको हम इंडियन पॉलिटिक्स और टीवी न्यूज़ डिबेट्स के कुछ मजेदार मोमेंट्स दिखाते हैं। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। So you had India behaving like bullies and you have Pakistan behaving like petulant children. But at least you must read the writing on the wall. That Mushtaq Ahmed saying is victory of Muslims over Hindus. Waqar Yunus. Okay, one thing is terrible. Waqar Yunus says that when Mohammad Rizwan offers namaz on the cricket field, मुसलमान हिंदू के सामने नमाज कर रहे, that was the match winning point for him. Ambassador G. Parthasarathy, you quote Imran Khan. Ambassador G. Parthasarathy, 1982, he says for Imran Khan, it was jihad for Kashmir, playing cricket with India. So how many such loose statements? Mohammad Yusuf Yohana himself had to convert from Christianity to Islam. What does he say? The Pakistani cricketers were trying to convert Brian Lara to Islam. Inzamamul Haq, he was trying to convert other Hindu players to Islam. There is a pattern to this. It's a gentleman's game, clearly not from the Pakistani side. I have 10 more instances. Shahid Afridi breaking the television set, Yusuf Yohana calling our captain. I mean, we are bullies? No, we are not bullies. Every Indian identifies with the pain and agony of what happened during during Pahalgam, and Operation Sindoor was the response. There is no convention. Correct me if I'm wrong, Nikhil. The Pakistani team refused to shake hands with the British team at the Oval in 2006, didn't they? Did you say they are being bullies or petulant? You did not. So you're very selective. Apne aap ko, this self-flagellation is completely uncalled for, especially when India is right.